हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हेल्थ एजुकेशन एंड फन। दोस्तों, हाल फिलहाल कुछ दिन पहले ही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने एक स्टेटमेंट रिलीज की, जिस स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि भारतीय वायरस है वो इटालियन और चाइनीज वायरस से भी खतरनाक है। साथ ही उन्होंने बोला कि भारतीय जो है नेपाल के अंदर संक्रमित लोगों को घुसाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके बाद मनीषा कोइराला ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने नेपाल द्वारा जारी किए गए नए नक्शे पर अपनी सहमति जताई। इसके साथ ही दोस्तों एक नया विवाद स्टार्ट हो गया है। ये विवाद है भारत और नेपाल के बीच में। भारत नेपाल एक ऐसे देश, पुराने दोस्त देश, भारत का पड़ोसी होने के साथ साथ नेपाल लगभग अपनी सारी जरूरतों भारत से ही पूरा करता है। नेपाल की मजबूरी भी है कि उसे भारत पर डिपेंड होना पड़ता है क्योंकि नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है। दोस्तों, नेपाल और भारत के रिश्ते बहुत पुराने हैं, चाहे वो रिलीजन का हो या कल्चर का हो या एथेनिसिटी का हो। पर हाल फिलहाल में ऐसी कुछ चीजें हुई, डेवलप हुई कि भारत और नेपाल के बीच के रिश्ते काफी बिगड़ते चले गए। ये बोले तो भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो बहुत गहरे संकट में हो गए हैं और भारत नेपाल एक नए विवाद के ऊपर खड़े हो गए हैं। तो इस विवाद को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको नेपाल का इतिहास, नेपाल की ज्योग्राफिक लोकेशन, डेमोग्राफी यानी कि वहाँ की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कौन कौन लोग वहाँ रहते हैं, और साथ ही नेपाल के वर्तमान को समझना होगा। और आपको ये भी समझना होगा कि भारत और नेपाल के रिश्ते के बिगाड़ने के पीछे कौन लोग हैं या कौन देश है। तो दोस्तों, आज की इस हम वीडियो में इसी स्टेटमेंट पे बात करेंगे और इन्हीं सभी सिचुएशंस को, पहलुओं के ऊपर नज़र डालेंगे। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें जिससे आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको नेपाल का फिजिकल यानी कि ज्योग्राफिकल स्टेटस समझना होगा। दोस्तों, लगभग 650 किलोमीटर लंबा नेपाल 200 किलोमीटर चौड़ा है, जिसमें एक और यानी कि नॉर्थ के साइड में बड़ी बड़ी माउंटेन्स है हिमालयाज की, और उनके साउथ में तराई का क्षेत्र है, प्लेन क्षेत्र है। दोस्तों, जो ये नॉर्थ का क्षेत्र है हिमालय का, जहाँ ये माउंटेन्स है, वहाँ गोरखा लोग रहते हैं। साथ ही जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे भारतीय मूल के मधेशी लोग रहते हैं, जो भारतीय मूल के, जो बिहार और ईस्टर्न यूपी के जो लोग हैं उन्हीं की तरह भाषा बोलते हैं, उन्हीं की तरह दिखते हैं, और इवन उनकी जो धर्म है, कास्ट है, उन्हीं लोगों की तरह है। तो दोस्तों, इस विवाद को आप समझने के लिए आपको सबसे पहले इतिहास में जाना होगा। इस विवाद की जड़ क्या है। दोस्तों, 1816 का वक्त था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग भारत पे कब्जा कर चुकी थी और बाकी जगह पे वो मिलिट्री एक्सपीडिशन चलाकर भारत के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में ही उन्होंने एक मिलिट्री एक्सपेडिशन नेपाल के गोरखा राजाओं के खिलाफ स्टार्ट की। मिलिट्री एक्सपेडिशन उनकी लगभग 2 साल चली। उसके बाद उन्होंने नेपाल का, जो नेपाल के गोरखा राजाओं के जो अंडर में जो कुछ टेरिटरी थी, जैसे कि लिपुलेख, कालापानी, नैनीताल, सिक्किम इत्यादि को छीन लिया। छीनने के बाद सुगोली की एक संधि हुई। जो नेपाली राजा थे, गोरखा राजा थे, उन्होंने संधि की अंग्रेजों के साथ, क्योंकि उस टाइम तक उनके जो हथियार थे वो काफ़ी पुराने हो गए थे और उनके जो रिसोर्स थे वो भी कम हो गए थे। वो शायद अंग्रेजों के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाते, इसलिए उन्होंने सुगोली की संधि की। सुगोली की संधि के साथ दोनों के बीच में युद्ध विराम हो गया और उन्होंने हर किसी मिलिट्री एक्सपेडिशन में अंग्रेजों का साथ देने का भी वादा किया। उसके बाद 1857 की भारत की पहली आज़ादी की जंग होती है, जिसमें गोरखा राजाओं ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया। इससे खुश होके नेपाल राजाओं को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत, जो तराई वाला क्षेत्र था जहां मधेशी रहते हैं, जो उत्तर प्रदेश, ईस्ट उत्तर प्रदेश और बिहार के नॉर्थ में जो क्षेत्र आता है, वो क्षेत्र नेपाली राजाओं को दे दिया। उसके बाद भारत के काफी बड़ी पॉपुलेशन जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और नॉर्दर्न बिहार की थी, वो नेपाल राजाओं के अंडर में चली गई। दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब वो एरिया कट के नेपाल के अंडर में ही आ गया। ऐसे ही सिक्किम, नैनीताल, लिपुलेख, कालापानी, अन्य कई एरिया जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छीने थे नेपाल राजाओं से, वो भारत के अंदर आ गए। दोस्तों, यहां तक कोई विवाद नहीं था। दोस्तों, विवाद शुरू हो जाता है 2015 से। 2015 में नेपाल ने अपने संविधान में बदलाव करने की कोशिश की। बदलाव
का जो मेन कारण था वो था मधेशी, यानी कि जो ईस्टर्न यूपी और बिहार के जो लोग नेपाल में रह रहे हैं उनके खिलाफ भेदभाव। क्योंकि दोस्तों नेपाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिसिंग है, वो गोरखा लोगों का दबदबा उसमें ज्यादा है, तो इसलिए इस कारणवश वहां मदेशियों के साथ भेदभाव की एक साजिश रची जा रही थी, जिसका भारत ने विरोध किया। विरोध के बाद भी नेपाल माना नहीं, तो भारत ने एक अघोषित नाकाबंदी कर दी। अघोषित नाकाबंदी यानी कि भारत की तरफ से कोई भी सामान या वस्तु नेपाल में नहीं जाएगी और नेपाल की तरफ से भी कोई भी सामान वस्तु भारत में नहीं आएगी। लगभग काफी लंबे समय तक ये अघोषित नाकाबंदी चली, पर अघोषित नाकाबंदी जो थी ये असफल आंदोलन टाइप साबित हुआ। नेपाली गवर्नमेंट नहीं झुकी, ना ही भारतीय गवर्नमेंट का कोई फायदा इससे हुआ। इसके बाद दोस्तों अगर हम मधेशी और ईस्टर्न यूपी, साथ ही साथ नॉर्दर्न बिहार के लोगों की बात करें तो इन दोनों के बीच में रोटी बेटी का साथ है। यानी कि बेटी का साथ मैं बोलूँ तो यानी कि ये आपस में शादी करने से नहीं परहेज करते और रात रोटी यानी कि व्यापार करने से भी, क्योंकि लगभग एक ही एथनिटी के ये लोग हैं। उधर भी आपको यादव मिल जाएंगे, इधर भी आपको यादव मिल जाएंगे, उधर भी मैथिली भाषा बोलने वाले मिल जाएंगे, इधर भी यही भाषा बोलने वाले मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब क्या था, नेपाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो वामपंथियों के हाथ में आ गया, यानी कम्युनिस्ट के हाथ में आ गया। जैसा कि आप जानते हैं चाइना वो भी एक कम्युनिस्ट देश है, वामपंथी देश है, इसलिए नेपाल और चाइना के बीच में जो रिश्ते हैं वो सुधरते चले गए। नेपाल चाइना के करीब आता चला गया और जितना नेपाल चाइना के करीब आ रहा है उतना ही वो भारत से दूर जा रहा है। दोस्तों नेपाल इन दिनों नेपाल की राजनीति में इन दिनों वामपंथियों का दबदबा जबरदस्त है। वर्तमान जो उनके प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा, वो भी वामपंथी है। नेपाल में संविधान में अपनाए जाने के बाद, नेपाल ने जब 2015 में नया संविधान अपनाया तो तब वो प्रधानमंत्री बने। उन्हें नेपाल के वामपंथी दलों का समर्थन हासिल है। केपी शर्मा अपनी भारत विरोधी भावनाओं के लिए जाने भी जाते हैं। दोस्तों वर्ष 2015 में भारत के नाकाबंदी के बाद उन्होंने नेपाली संविधान में बदलाव नहीं किया और भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए केपी शर्मा चीन की गोद में जाके बैठ गए। इसके तहत चीन ने अपने पोर्ट का इस्तेमाल नेपाल को दे दिया। दोस्तों आप जानते हैं नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, उसका किसी भी तरह किसी सी रूट से कांटेक्ट नहीं है। उसको सी रूट के लिए भारत पे पहले डिपेंड होना पड़ता था, पर अब वो चीन के साथ उसने रिश्ते अपना लिए हैं और वो चीन के पोर्ट के थ्रू अपने सामान जो भी हैं वो एक्सपोर्ट करने लगा है। तो दोस्तों ये जो कारण है इसलिए ही नेपाल चीन के पास आ रहा है। नेपाल जो चीन का एक महत्वाकांक्षी BRI प्रोजेक्ट है उसमें भी नेपाल ने अपनी हिस्सेदारी दे दी है। इसके साथ ही दोस्तों नेपाल और चीन के जो रिश्ते हैं वो लगातार सुधरते जा रहे हैं। चीन जो है नेपाल में खरबों डॉलर्स का निवेश कर रहा है, जिस कारणवश नेपाल भारत से दूर होता जा रहा है। और दोस्तों भारत कभी नहीं चाहेगा कि भारत का एक इतना अच्छा दोस्त और इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे कोई मौजूद कंट्री भारत के खिलाफ हो जाए। ऑलरेडी भारत के चारों तरफ उसके दुश्मन है, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश में भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो भारत के विरोध काम करता है, और अब नेपाल, इवन श्रीलंका। तो दोस्तों इन सब विवादों के कारण, इन सब समस्याओं के कारण भारत को आने वाले सालों में बड़ी सावधान रहना होगा। दोस्तों जो नेपाली कम्युनिस्ट हैं वो चाइना की मदद से भारत का एक दुष्प्रचार कर रहे हैं अपने देश में। वो नेपाली पहाड़ियों को साथ ही अल्पसंख्यकों को डरा के रखा हुआ है कि अगर भारत का इन्फ्लुएंस ऐसे ही बढ़ता रहा तो आप लोगों के लिए खतरा है, क्योंकि भारत मदेशियों को फेवर करता है, आप लोगों को नहीं फेवर करता है। इस कारणवश जो वहाँ के पहाड़ी लोग हैं और अल्पसंख्यक लोग हैं वो नेपाली वामपंथी दलों के पीछे खड़े हो गए हैं और वो किसी भी तरह करके भारत का विरोध करने लगे हैं। तो वर्तमान मुद्दा है काला पानी और लिपू लेक का। तो काला पानी का जो एरिया है वो, वहाँ पर एक नदी बहती है काली नदी। उस काली नदी का ईस्टर्न साइड नेपाल के अंडर में आता है और वेस्टर्न साइड भारत के अंडर में आता है। भारत ने वेस्टर्न साइड में एक रोड बनाई। उस रोड के विरोध में ही नेपाली संसद में से लेकर नेपाली प्राइम मिनिस्टर ने यह बयान जारी कर दिया कि भारत ने उनके क्षेत्र में रोड बनाई है। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आप हमें सुगोली
जो संधि थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की आपके साथ हुई थी, उसके आप पेपर दिखाइए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पेपर नहीं है। दोस्तों, भारत ने जो रोड बनाई है वो अपने क्षेत्र में बनाई है, नेपाल के क्षेत्र में नहीं बनाई है, तो नेपाल को इसका विरोध करने का कोई हक नहीं है। शायद नेपाल के पीछे जो एक दुष्ट पावर है चाइना की, उस कारण ही नेपाल विरोध कर रहा है। पर भारत को किसी भी तरह संभव प्रयास करके नेपाल को अपनी साइड लेना ही होगा, क्योंकि नेपाल भारत और चाइना के बीच में एक बफर जोन का काम करेगा। तो दोस्तों, देखते हैं आगे के जो भविष्य है वो कैसा रहता है। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, सलाम, नमस्ते।